the leader of the Taliban का कोई पता नहीं है किधर गया, कब मरा, क्या हुआ. You know, you got people saying he's in a cave, people saying he's dead, people saying he's in Pakistan. All I know is that we're going to get him. It's just a matter of time. अफगान गवर्नमेंट और जो यूएस कहता है वो ये कहता है कि मुल्ला उमर जो था आफ्टर फॉल ऑफ कंदाहार कोयटा भाग गया. मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन, ISI, all of them, you know, were all interconnected. So that was kind of the relationship that they had with each other. Modern leaders में से the one who has most secrecy and mystery around is Mullah Umar. So the ISI starts building a relationship with Mullah Umar. उन्होंने अफगानिस्तान के 31 में से 12 सूबों को देखा. वो सब मुल्लास को बुलाते हैं to discuss the future of Afghanistan. In this meeting, they nominate Mullah Umar as Amirul Mu'minin. The United States military has begun strikes against the Al-Qaeda terrorist training camps of the Taliban regime in Afghanistan. तो बिन लादेन और मुल्ला उमर की क्या दोस्ती थी कि उसने कहा कि नहीं देता. These people have fought with Bin Laden. वो मुजाहिदीन की जंग में भी. So Bin Laden from Kandahar is moved to from Jalalabad is moved to Kandahar. The most wanted man in the world. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. हमारे गेस्ट आज शाज़ेब भाई इज़ बैक. हमने इनको काफ़ी जल्दी बुलाया. अगर आपने हमारी एपिसोड बिन लादेन इन पाकिस्तान नहीं देखी, यू शुड गो चेक दैट आउट. लेकिन उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो है मुल्ला उमर, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता. तो हमारे अफगान स्पेशलिस्ट शाज़ेब भाई इज़ बैक ऑन द शो, और हमने आपको बहुत जल्दी इसलिए वापस बुलाया बिकॉज आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस. ये मेरे जहन में इतना एक इंटरेस्टिंग मूवी कैरेक्टर है, और इसी से मैं शुरू करना चाहता हूँ. इट साउंड्स लाइक अ मूवी कैरेक्टर कि यार ना उनकी हमें शक्ल का सही तरह पता है. कोई कहते हैं उनकी कोई बॉम्ब ब्लास्ट में आंख को कोई इशू हुआ था, कोई एक तस्वीर है लेकिन इट्स नॉट रियली देयर, सीक्रेसी है, लेकिन ही वाज आल्सो द फाउंडर एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मतलब द तालिबान एवरीबडी नोज. तो सर शुरू करें आप मेरे इसके साथ कि मुल्ला उमर पले बड़े कहाँ, ये इतना बड़ा ये कंस्पिरेसी शुरू है, इनमें से है क्या सच? अच्छा, तो मुल्ला उमर it's said कि he was born in near Kandahar. Some say he was born in. The main important thing that we need to know about Mullah Umar is the fact that as one of the journalists who was covering the whole rise of Taliban, he said it as well that modern leaders में से the one who has most secrecy and mystery around is Mullah Umar. अगेन द फैक्ट बीइंग उनकी कोई इस तरह की पिक्चर जब तक वो जिंदा थे तब तक कोई पिक्चर उनकी पब्लिश उस तरह ऑथेंटिकली हमें नहीं पता कि हुई है कि नहीं हुई. एक स्केच है जो कि अमरीकियों ने पब्लिश किया था जिसमें उनकी आंख भी डैमेज्ड है, और वो एक पेंसिल स्केच है जो कि बाद में जब अमरीकियों ने उनके ऊपर एक वो बाउंटी लगाई तो उस वक्त उसको किया. उसके बाद जब उनकी डेथ हुई अनाउंस की तालिबान ने 2015 के अंदर, अफगान गवर्नमेंट ने भी और तालिबान ने भी जब उसको अनाउंस किया तो उसके बाद एक पिक्चर उनकी सिर्फ और सिर्फ पब्लिश की गई है. वो भी उनकी जवानी की जो तालिबान ने अपनी वेबसाइट पे उस वक्त पब्लिश की थी कि जी उनकी जवानी के व्हेन ही वाज फाइटिंग द अगेंस्ट द सोवियट्स in the 80s as part of the Mujahideen. So he was born in Kandahar. Some say he was born near Kandahar. Some say he was born in Zabul. एक होतक ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे. His father was उनका कोई टाइटल कोई नाम इस तरह है नहीं. He was what they call a peasant in a farm. Died at an early age when Mullah Umar was quite young. He died, and Mullah Umar then had to support the family. He was an orphan, right? Afterwards he became an orphan because his father died at an early age. And उनकी चचा से शादी कर दी थी उनकी अम्मी ने, या कुछ इस तरह भी था, या did I read that wrong? चाचा की बेटी से? नहीं, his mother then remarried to the चाचा. अच्छा, ये मुझे अंदाजा नहीं है इस तरह. अच्छा, ये मैंने कोई he was quite young when they moved to actually Kandahar, and he started getting his early education, Islamic education from a madrasa. He was not properly educated. ज़्यादातर उनकी जो एजुकेशन रही वो सारी मदरसे में ही रही, और दैट एजुकेशन गॉट इंटरप्टेड व्हेन द सोवियत वॉर ब्रोक आउट. और उसके बाद ही एक्चुअली जॉइंड द मुजाहिदीन मूवमेंट, फॉट अगेंस्ट द सोवियट्स. मेजरली ही फॉट विद व्हाट इज कॉल्ड हिज़्ब इस्लामी. मुजाहिदीन मूवमेंट उन्होंने किस एज पे ज्वाइन की थी? उससे पहले वो क्या करते थे? वाज ही टीचर? नो, ही वाज इन अ मदरसा. ही वाज he was studying in a madrasa. ठीक है. In Afghanistan actually. Okay. And then he was
like he started as many others he started, and he fought with Hizb al-Islami and other mujahideen groups. He has also fought under Naik Mohammed, एक बड़े मशहूर मुजाहिदीन लीडर हैं. अगर आप वज़ीरिस्तान के लोगों से पूछेंगे तो उनको उसके बारे में उनके बारे में काफ़ी इल्म है. 2002-2003 की जो इंसर्जेंसी थी वज़ीरिस्तान में, उनमें उसमें भी नेक मोहम्मद का काफ़ी बड़ा रोल है. तो he had fought under him as well. And until 1992, he had fought until 1989 अगेंस्ट द सोवियट्स. 89 से लेकर 92 में जो अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हुई थी, सिविल वॉर तो नहीं, जो कि मूवमेंट एक शुरू हुई थी अगेंस्ट डॉक्टर नजीबुल्लाह गवर्नमेंट, जो कि आफ्टर द सोवियट्स व्हेन नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट वहाँ पे थी, जो कि वाज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट बाय द सोवियट्स, सो ही वाज थॉट एज अ प्रो कम्युनिस्ट. तो अदर मुजाहिदीन दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट नजीबुल्लाह. तो उस मूवमेंट में भी ही फॉट अगेंस्ट देम. एंड वाज ही अ गुड वॉरियर? मतलब एक बंदा उस जमाने से लड़ रहा है. his जो उनके काइंड ऑफ साथी थे, जो उन्होंने बाद में इंटरव्यूज़ दिए जब वो मंजर आम पे आए, मुल्ला उमर का नाम सामने आना शुरू हुआ, तो वो उनका ये कहना है कि ही वॉज अ फेयरली गुड वॉरियर, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट ही वॉज अ वेरी पायस Muslim. He was a very simple person who had a vision and who was always talking about implementing Islam, believed in the core beliefs of Islam. That's what his उनके followers जो followers नहीं, उनके साथ वाले जो थे, जिन्होंने the founding शूरा ऑफ द तालिबान, जो कि फाउंडिंग काउंसिल थी तालिबान की, वो उनके लोग जो हैं. अच्छा, ये जो सोवियट्स गए 92 तक, इस टाइम तो मुल्ला उमर तो 89 में गए. 89 से 92 तक जो सिविल वॉर चल रही थी, इस टाइम में भी ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय. ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय. ही इज जस्ट अ नॉर्मल फुट सोल्जर और इवन अ बिट बिगर देन. अब अगेन इनकी अर्ली हिस्ट्री के बारे में कोई इतनी ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है. जो भी है वो सारा कॉन्ट्रडिक्टरी है. फॉर एग्जांपल, जो उनकी एक आंख, जो कहते हैं कि मुल्ला उमर की एक आंख खराब थी बॉम्ब ब्लास्ट में, वो अब बहुत से लोग कहते हैं कि 89 में बैटल ऑफ जलालाबाद में उनकी आंख एक रॉकेट फटा और शार्पनल से होगी. कुछ कहते हैं कि 86 में हुई. उनके साथ जो लोग उस वक्त लड़ रहे थे 89 में, जो उनके साथ लड़ रहे थे मुल्ला उमर के साथ, वो ये कहते हैं कि उनकी आंख वो शार्पनल में ही जो कि रॉकेट ब्लास्ट हुआ था. एक जगह पे किसी जीप पे ट्रैवल करते एक रॉकेट ब्लास्ट हुआ था और शार्पनल आके उनकी आंख में लगा था, जिसकी वजह से वो आंख बिल्कुल ज़ाया हो गई थी. तो वो सिर्फ एक आंख से देख सकते थे. और जब वो भागे थे बेसिकली उधर से. अच्छा, मुझे बताएं कि इस टाइम पे ही इज़ अ नॉर्मल सोल्जर, जो भी चलें कुछ हद तक रिस्पेक्ट है लेकिन नथिंग स्पेशल. हाउ डज दिस गाय देन बिकम, और कुछ साल बाद आई थिंक 1996-7 में बिकम 6 में अमीरुल मोमिनीन, लीडर ऑफ द फेथफुल. मतलब ये It's a very interesting story. अच्छा, मैं आपको I'll tell you from the start. Okay, so what happened was, so he was getting educated. Afghan war started, Soviet war started. उसने एजुकेशन छोड़ के became part of the war. 92 में जब डॉक्टर नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और एक अफ़गान सिविल वॉर काइंड ऑफ शुरू हो गई, और रब्बानी की प्रेसिडेंट रब्बानी की गवर्नमेंट आई, अहमद शाह मसूद साथ सपोर्ट कर रहा था उनको, और बाकी सारे वॉर लॉर्ड्स खड़े हो गए. 92 में ही लेफ्ट the war, went back to Kandahar. Outside Kandahar, he set up a small madrasa. और वो जो उसको डिस्क्राइब किया जाता है वो इस तरह है कि वो एक कच्चा मकान के ऊपर एक स्ट्रॉ की छत बना के उसके नीचे वो कुछ तालिब को पढ़ाया, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, और ही वॉज खुद भी वो वहीं पे अपनी उसने रिज्यूम की थी, मुल्ला उमर ने अपनी एजुकेशन को वहाँ पे. अब फ्रॉम 92 टिल 94 आपको ये समझ ज़रूरत है कि कंदाहार के हालात जो थे वो बहुत ख़राब थे. द रीज़न बीइंग के बाकी जगहों पे तो बड़े बड़े जो मुजाहिदीन लीडर्स थे वो उनकी पावर भी थी या कुछ हद तक उनकी कंट्रोल भी था, लेकिन कंदाहार में कंट्रोल था वॉर लॉर्ड्स का. और वॉर लॉर्ड्स जो थे वो ओपनली प्लंडर कर रहे थे. अब वो ओपन प्लंडर जो चल रहा था, बाज़ारों में लूट रहे थे, अपने टूल टैक्सेस लगाए हुए थे, रोड्स के ऊपर लोगों को घरों से बेदखल कर रहे थे, बच्चियों को घरों से उठा रहे थे, जिनसे पसंद हो उनको उठा लेना, ये सब कुछ एट दिस टाइम ये वहाँ पे हो रहा था. मुल्ला उमर ने जंग छोड़ दी हुई थी, और लेकिन ही वॉज स्टिल इन टच विद अ नंबर ऑफ हिज फेलो जो कि उनके साथ मुजाहिदीन के वक्त से थे. And all of them were very concerned, and most of them were the ones who had gotten education were from Kandahar and got an education from Quetta, and had a good link with Pakistan.
and they were, you know, in touch with Mullah Omar as well. They, in 94, what happened was कि they went to his उनके जो colleague जो थे, साथ के जो लोग थे, वो they went to Herat for a meeting. जिस मीटिंग में नॉर्दर्न लाइट्स के इस्माइल खान ने वो मीटिंग कॉल की थी टू काइंड ऑफ फिगर आउट what the future of Afghanistan is going to be. They went there, there was a dialogue, कंदहार कैसे चलाया जाएगा या बाकी अफगानिस्तान कैसे चलाया जाएगा. The dialogue failed. They came back and they discussed all of that with Mullah Omar. And when they discussed all of that, Mullah Omar, they got very disappointed. And that's one ये of... मुल्ला उमर के साथ डिस्कस क्यों कर रहे थे? मुल्ला उमर because again, they were all... वो एक colleagues थे colleagues थे, kind of, they had all fought together. सब ने आपस में जंग लड़ी हुई थी. ठीक है. और again, they were close to each other as well. How old is Mullah Omar at this point? At this point, he is 30s, because 59 he's born. So this is 94. So he's 35 years old. He's very young. ठीक है. And all of them are very young. Okay, so Mullah Omar is the oldest, actually, in सब में से. ठीक है. And वो वापस आते हैं, मुल्ला उमर से डिस्कस करते हैं. मुल्ला उमर, they think that we should do something about what's happening in Kandahar. What happens is, in the middle of all of this is spring of 1994. So in middle of all of this, what happens is that a warlord in Kandahar, आपको मैंने पहले बताया था, he picks up 2 girls. उनके सर शेव कर देते हैं, और उनके सर शेव करने के बाद वो warlord ये करता है कि like deliberately again and again they are, you know, raped. और someone brings a complaint to Mullah Omar. Mullah Omar के साथ उनके 16 साथ जो उनके तालिब थे, they get together, नहीं 30 थे, I think 30 of them get together with 16 rifles and they go and they ambush, और वो उन 2 बच्चियों को वहाँ से बाज़ाब करा लेते हैं. When this happens, उनकी वाह होना शुरू हो जाती है इलाके में, एरिया में के, and he doesn't want anything in reward of what he did. And again, after a few weeks, what happens is that एक और वॉरलॉर्ड एक बच्चे को उठा लेता है कंदहार में से, और वो बच्चा भी खूबसूरत बच्चा होता है, तो वो अफगान वॉरलॉर्ड्स को पसंद होता है, किसी एक को उसको पसंद होता है, वो उसको उठाता है. मुल्ला उमर तक वो कंप्लेन लेके आई जाती है. ही डज द सेम थिंग अगेन. He becomes more popular, and then he starts doing these kinds of things on a very small scale, and more and more people start to join him. And that's what he starts to say कि मैं I'm doing it for Islam, और जो उसको फॉलो करने वाले हैं उनसे कहता है कि मैं तुमसे कोई रिवॉर्ड नहीं मांगता, कोई कुछ नहीं मांगता, मेरा सिर्फ तुमसे ये अपील है कि शरिया को फॉलो करो, इस्लाम को फॉलो करो. और इस तरह वो थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू होता है. अब वो थोड़ा सा मजबूत होना शुरू होता है कंदहार के अंदर, और इसके साथ ही एक पैरेलल स्टोरी चल रही है अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के अंदर. वो पैरेलल स्टोरी पाकिस्तान के अंदर ये चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्वेटा है, क्वेटा में एक बहुत बड़ा ट्रक माफिया एग्जिस्ट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट ट्रक माफिया इज़ फेसिंग a lot of problems in Afghanistan, because that truck mafia is the one जो कि ईरान से, अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से बेसिकली स्मगल्ड माल पाकिस्तान या कोयटा लेके आया करते थे. अब क्योंकि वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स का रूल है, सिविल वॉर चल रही है, तो हर जगह पे टैक्स देना पड़ता है, कोई सर्टिनिटी नहीं है, तो दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट इन अ लोकल स्पोर्ट. सो दे स्टार्ट पेइंग काइंड ऑफ अ टैक्स टू मुल्ला उमर, or kind of a security money to Mullah Omar to let them pass through Kandahar and give them a secure route through Kandahar, because Mullah Omar is someone who has stood against the warlords, and he is someone who has actually started, you know, a kind of a movement and started to ensure the fact कि मैं यहाँ पे एक safe passage आपको दूंगा. अभी सिर्फ कंदहार की हद तक चल रहा है. ठीक है. अब इसमें एक और मज़ेदार, अब चीज़ें थोड़ी सी बड़े लेवल पे जाती हैं, बड़े स्केल पे. वो कैसे बड़े स्केल पे जाती हैं? वो इस तरह जाती हैं कि एट द सेम टाइम, अब ये 89 के अंदर, 90s के अंदर सोवियत यूनियन टूट जाता है. ठीक है. और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी आज़ाद होती हैं. पाकिस्तान को अब इन तक एक्सेस चाहिए. पाकिस्तान इनिशली ये सोचता है कि हम थ्रू आर जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है, कि हम पेशावर से थ्रू जलालाबाद ऊपर उज़्बेकिस्तान तक हम ना एक ट्रेड रूट निकाल सकते हैं. लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें वहाँ पे जनरल दुस्तम है
और जलालाबाद में जलालाबाद काउंसिल है। जलन दुस्तम जो है वो थोड़ा सा रबानीज के साथ इन टच है। ही डजंट लाइक पाकिस्तान दैट मच, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ डोंट लाइक दुस्तम दैट मच एज वेल। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे फिगर आउट और दे थिंक दैट देयर इज़ एन अदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ थ्रू चमन, जो क्वेटा का बॉर्डर है, चमन से कंदाहार से आगे हेरात और हेरात से तुर्कमानिस्तान लेके जाना, ठीक है, दैट रूट, द साउदर्न रूट। सो सदर्न रूट के लिए दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द सदर्न रूट। व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द साउदर्न रूट, पाकिस्तान स्टार्ट्स टू एक्चुअली टॉक विद द लोकल वॉरलॉर्ड्स जो कि वहाँ पे मौजूद हैं कंदाहार में, कि आप हमें सेफ पैसेज दें टिल हेरात, क्योंकि हेरात में इस्माइल खान है और इस्माइल खान हैड काइंड ऑफ इंश्योर्ड अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को कि आप यहाँ से आगे आई कैन गिव यू अ सेफ पैसेज टू तुर्कमानिस्तान। अब लोकल वॉरलॉर्ड जो वहाँ पे हैं वो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते, एंड दे थिंक दैट पाकिस्तान इज गोना डू इज यूज दिस रूट टू टेक वेपन्स एंड सपोर्ट द रंबानी गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उसको हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तानी। अब एक डिस्ट्रस्ट का वहाँ पे माहौल होता है। इन दिस टाइम मुल्ला उमर इज समवन हु इज राइजिंग अप एज अब what happens is that the Pakistanis actually have had an engagement by this time with Mullah Umar, with the Taliban. अब आप पाकिस्तानी मिलिट्री की बात करें, हाँ, ठीक है, the Pakistani establishment military, उस वक्त the ones who were running the show were the ISI. So the ISI starts building a relationship with Mullah Umar. They start building a relationship with Mullah Umar. What happens is that there is a depot, there's a right across Chaman there is a huge point जहाँ तक पाकिस्तानी ट्रक्स जाते थे और वहाँ से आगे अफगान ट्रक्स में वो सामान लोड करके या फिर अफगानी ट्रक आते थे और पाकिस्तानी ट्रक्स में, क्योंकि यहाँ के ट्रक्स को वहाँ जाना अलाउड नहीं था, वहाँ के ट्रक्स को यहाँ तक आना अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे ना वो होता था। तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हुए जहाँ पे तालिबान इंटरवीन्ड और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट को थोड़ा प्रोटेक्ट किया। पाकिस्तानी एक्चुअली अंडरस्टूड दैट, दे गेव अ बिट ऑफ मनी टू द तालिबान एंड दे अंडरस्टूड दैट देयर कैन बी अ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ अस। इस टाइम तक वर दे कॉल्ड द तालिबान या हाँ, अभी ऑफिशियली नहीं थे? अभी शूरा फॉर्म हो चुकी है। अच्छा, जो बेसिक शूरा थी जो इन्होंने पहले फॉर्म की थी, वो जब इन्होंने टैक्स शुरू की थी उन्होंने अपनी शूरा फॉर्म की थी। उन्होंने द नेम दे चोज फॉर देमसेल्फ फॉर तालिबान बिकॉज ऑल ऑफ देम वर स्टूडेंट्स। ठीक है, उनमें से कोई भी अभी तक कोई फतवा नहीं देने वाला या इमाम या फिर उन्होंने अपने कोर्सेज इस तरह का इमाम नहीं बना था अभी तक। दे वर ऑल स्टिल स्टूडेंट्स, सो दे चोज द नेम फॉर देमसेल्व्स एज फ्रॉम तालिब means a student to Taliban, the plural of Talib, word Talib. और जो ये पैसे लेते थे मिसाल के तौर पे, अगर लेट्स से उन्हें $10,000 दिए, $1,00,000 दिए, क्या ज़्यादा नहीं थे उस मान में, बहुत हाँ, लेकिन जब वो पैसे देते थे, बेशक वो क्वेटा के ट्रक ड्राइवर हों या आपकी मिलिट्री हो या जो भी उनको सपोर्ट कर रहा था, वो उस पैसों से क्या कर रहे थे? मिलिट्री मतलब वेपन खरीद रहे थे? they were actually weaponizing themselves, अपने लोगों को सपोर्ट करते थे, providing them food, providing them with shelter, with clothing. That's what they were using this money to run the movement. Actually, that's what the money was used for. अच्छा, अब ये होता है कि पाकिस्तान in a desperate need, what it does is Pakistan sends in a convoy to Turkmenistan. And that convoy is actually made, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें ट्रैवल कर रही थी वो थी मेडिसिन्स, और वो जो कॉन्वॉय को चला रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो सारे फॉर्मर सर्विसमैन हैं, फॉर्मर फौजी हैं। और उस कॉन्वॉय को लेके जाने वाले एक बहुत मशहूर करेक्टर हैं जिनका नाम है कर्नल इमाम, जिनका आपने बहुत नाम सुना होगा, अफगान वॉर मुजाहिदीन में वो बहुत एक्टिव थे। सो ही इज़ द वन हु इज़ लीडिंग दिस convoy, and the convoy is the brainchild of Nasirullah Babar, who was the Major General Nasirullah Babar, who was the Interior Minister at that point of time. So he was quite rushy on this कि हमें ये convoy यहाँ से लेके जाना है। So they enter into Kandahar when they cross Kandahar and they're on the airport road, तो जो warlords हैं, they stopped the convoy and they asked the convoy to be stopped there. और पाकिस्तान ये करता है कि पाकिस्तान उस न्यूज़ की ना ब्लॉकेज कर देता है। For 3 days no one knows in Pakistan that this convoy went and this convoy has been stopped in Kandahar.
they discuss the possibilities of what can be done. There was these discussions of the fact कि हम ऐसे commandos भेज सकते हैं, we can do kind of an aerial paratroopers हम गिरा सकते हैं. Everything was thought to be very dangerous. And here is where the Taliban actually step in. Now the ISI, the local level ISI, has established a contact with the Taliban. Pakistan plays a risk with the Taliban, asking them to actually get this convoy freed. वो Taliban को ये देते हैं and they tell them that we'll give you a certain amount of money. The Taliban actually take the money and take the mission, and they actually ambush the area where the convoy was. And what happens is that the local warlords, thinking that they are Pakistani फौजी आ गए हैं, Pakistani military आ गए हैं, they run away. And one of the warlords is caught and he is killed there. And the Taliban, they take the Pakistani convoy and they, safely take it back to Pakistan. And that's how the big relationship between Taliban and Pakistan started. And within a week of this happening, within 2 weeks of this happening, the Taliban, they take over Kandahar. Because all of the warlords who were there actually got scared of the Taliban. ये कौन है, क्या बैक बहुत है, हाँ ये बैक बहुत है. तो they actually take over, and this is fascinating that how the Taliban. अच्छा, मैं एक सवाल, सॉरी, मेरी ऑडियंस कमेंट्स में पूछेगी तो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ. ये पूरी कहानी में ऑब्वियसली ये लिटरेचर अवेलेबल इंटरनेट पे तो नहीं है. ये कहानी को आपको कैसे मतलब हाउ डू पीपल नो कि ये हुआ था या नहीं हुआ था? ये बुक्स हैं, बुक्स अब. तो ये जो कॉन्वॉयज फॉर एग्जांपल, ये एविडेंसेस हैं इन चीज़ों की? नजीबुल्लाह, वो क्या कहते हैं, मेजर जनरल जो हैं नसीरुद्दीन बाबर, ही एक्चुअली सेड जब ये कॉन्वॉय वाला सीन का सब कुछ हुआ था, ही सेड ऑन रिकॉर्ड टू जर्नलिस्ट इन इस्लामाबाद कि तालिबान आर बॉयज. He said it on record at that point of time. And it's written in a lot of books. सलीम शदाद अपनी किताब में लिखते हैं, अहमद राशिद अपनी किताब में लिखते हैं तालिबान, जो कि वन ऑफ प्रीमियम बुक्स है समझा जाता है, क्योंकि he was a Pakistani journalist, had worked in Afghanistan, covered the whole insurgency and the emergence of Taliban, was there when Taliban took over Herat, was there he had covered the whole thing. So he writes it as I've told you, उन्होंने इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया. अच्छा, अब उन्होंने कंधार ले लिया, एंड हाउ लॉन्ग टिल ही टेक्स ओवर अफगानिस्तान, जब काबुल एंड द होल थिंग, और उसमें हमारी कितनी मदद थी, बैक कितनी दफ़ा यूज़ हुई? अच्छा, ये स्टोरी बहुत लंबी है फिर. आप सुनाएं, अगर आप यहाँ से इसको करना चाहेंगे तो. अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस हैपन्स इन 94. ठीक है. एंड ऑफ 96 तालिबान टेक ओवर काबुल. ठीक है. Imagine. Within 3 months of this happening, of them taking over Kandahar, उन्होंने अफगानिस्तान के 31 में से 12 सूबों को टेक ओवर कर लिया. The reason being that they actually, जो उन्होंने अपनी मूवमेंट को बेस किया, और मुल्ला उमर ने जो अपनी मूवमेंट को बेस किया, they didn't base it on ethnicity, not on nationalism, but on religion. And this is something that attracted a lot of former mujahideen or young mujahideen that had fought in the last years Soviet Union के खिलाफ, or afterwards in the resistance against the Soviet backed government, or they had went back to Quetta to finish their education, or they were new recruits that were in these madrasas that were actually run by JUI, जमात उलमा इस्लाम, जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब रन करते हैं. बिल्कुल. He had a very huge role in sporting manpower for Mullah Umar and for Taliban. असल में मैं ये आपको कहने वाला था, अज्यूमिंग कि हाँ ठीक है यार, माना किसी की लिंकेजेस या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो रियलाइज़ किया, मिसाल के तौर पे बैड एग्जांपल टू गिव लेके चले, अगर आप खान को देखें, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ okay, you can say establishment backed him in certain areas, but there's also always a message that resonates with a wider audience. जैसे आपने रिलीजन की बात की, that audience was already tapped up, क्योंकि उनको उन्होंने यूज़ किया था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, तो वो रिलीजन फैक्टर वैसी एक यूनाइटिंग चीज़ था. फिर ऑब्वियसली आपने जैसे कहा कि कोई क्वेटा से आए, कोई यंग लोग थे. अच्छा, अब ही
How many years between starting the Taliban and taking over Afghanistan? कितने साल थे ये इसके Taking बीच में? over Kabul was 2 years. 2 Taking years. over Kabul. But Taking- then there is taking over Mazar Sharif, then there is taking over like the northern areas as well, जो 97 में 98 Kabul में he हुआ. did from the time के he was a professor में तालिब student slash professor अपने मदरसे में to Kabul falling कितना टाइम था? 2 साल. तो 37 पे काबुल उनका था. Yeah, he had Kabul, but he didn't go to Kabul. अच्छा. He made a shura, a Kabul shura. He didn't go to Kabul. He has Why? only went to Kabul a very small number of times. He stayed in Kandahar. He made जब तक उनकी गवर्नमेंट रही है तालिबान की अफगानिस्तान में, द फर्स्ट गवर्नमेंट 2001 में अमेरिकियों ने जो ख़त्म की, तब तक ही स्टेड इन कंदाहार. Initially, when they were taking over provinces, he stayed in his house, and he would spend most of his time in the madrasa, and he would actually distance himself from the day-to-day runnings of the Taliban movement. He would give policy decisions. He would be involved in that. He would not be involved in petty politics. He would not meet foreign journalists. He would not meet non-Muslims, अच्छा एक सवाल. diplomats. हाँ. एक सवाल. इतना इसमें कंफ्यूजन ये है क्योंकि सीक्रेसी इतनी है. कैन आई अज्यूम कि मुल्ला उमर, जिस तरह लोग कहते हैं ना जी बिन लादेन एक पपेट था, CIA एजेंट, अब वो आप अग्री करें डिसएग्री करें, लोग इग्नोर. मुल्ला उमर एक पपेट था या मुल्ला उमर एक्चुअली 4D चेस खेल रहा था और साथ साथ मदरसे में भी पढ़ा रहा था? अच्छा, 4D चेस तक नहीं मैं जाऊंगा. आई डोंट थिंक ऑफ हिम एज बीइंग अ जीनियस एज वेल और समवन हु वाज इंटेलेक्चुअल और समथिंग गॉड गिफ्टेड. लेकिन एट द सेम टाइम मुल्ला उमर को पाकिस्तानियों को बहुत कहने का शौक है मुल्ला उमर हमारा पपेट था, जो कि बेसिकली दे ट्राई टू डाउन प्ले मुल्ला उमर. मुल्ला उमर on numerous occasions has not listened to Pakistan. He has not listened to the US. What I have been able to understand of him वो ये है कि the reason his movement became so successful was the fact that he never played it he never played anyone else's game. He always played his own game. He always did what he thought was what should have been done. And he did negotiations, he did political masterstrokes, but at the same time, he was never a puppet. And no one can say it. Neither the Pakistanis, neither the Americans, who were the two, or the Saudis. Actually, Saudis were the bigger players as well. Pakistanis and Saudis who were directly the bigger players who were supporting the Taliban, who actually made sure that Taliban came into power. And the Americans who actually took a back seat and afterwards started to engage with the Taliban. अच्छा, और कंट्रोवर्शियल जो सॉर्ट ऑफ आप बात कर रहे थे कि ही डिड थिंग्स दैट ही वांटेड टू डू, एक उसमें ये था, ये थोड़ा सा मुझे ये वाक़या के बारे में बताएं. कोई ग्रैंड मॉस थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद की कोई क्लॉथ था, ये क्या स्टोरी है? अच्छा, अब ये होता है कि एज आई वाज टेलिंग यू के विद इन अ फ्यू मंथ्स 95 के अंदर ही हैज़ टेकन ओवर 12 provinces of the 30 out of the 31, and by the end of 95 they lay siege to Kabul. The Taliban they tried to lay siege to Kabul. अफगानिस्तान में, स्पेशली नॉर्दर्न अफगानिस्तान में सर्दियों में जंग नहीं लड़ी जा सकती. इट्स वेरी कोल्ड. Kabul and northern areas, it's snowing everywhere, the terrain is very hard, so the wars tend to slow down. अब होता ये है कि by the spring of 1996, Taliban have become a very big force. They have laid a siege to Kabul. It has been 10 months, around 10 months that they are surrounding Kabul, fighting with Masood's forces at the same time, and there's exhaustion. और जो प्रोग्रेसिव और जो नॉन कंदाहारी तालिबान हैं, दे आर सेइंग कि नाउ वी शुड एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग टू द और स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट, रब्बानी गवर्नमेंट in Kabul. In this time, what Mullah Umar does is Mullah Umar calls a meeting of all of the Sunni mullahs of Afghanistan. वो सब मुल्लास को बुलाता है to discuss the future of Afghanistan. And मैं जो कहता हूँ he played a political masterstroke. He doesn't call any political personality, any tribal chieftain, any ethical leader, वो जो थे ethical leader जो थे उनको, और ना ही वो किसी उनको बुलाता है, किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को या ऑपोजिशंस को. Foreigners are banned
to enter into Kandahar. Thousands and thousands of mullahs across the country come into Kandahar. Government offices में उनके लिए चादरें चटाइयाँ बिछाई जाती हैं for them to sleep there, their house there. Even at that point of time, Colonel Imam was present there still. So you'll understand कि एक constant है यहाँ पे. अच्छा, Colonel Imam is present there. This is 96. And what he does is there is a debate that starts on the future of the Taliban. By this time, the places that Taliban have captured, they have actually started to rule them with an iron fist. और वो जो उनके जो very strict hardline शरिया के जो उनके beliefs थे, they start to implement them. उन्होंने वो क्या कहते हैं रेडियो स्टेशंस पे म्यूज़िक बंद कर दिया, टीवी तोड़ दिए, टीवी स्टेशंस बंद कर दिए, ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, अगर कोई बाहर आएगी तो पूरे निकाब में आएगी, उनके स्कूल्स बंद कर दिए, वो जॉब नहीं कर सकती, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है अब तक. एंड नाउ दीज मुल्लास कम एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द फैक्ट के हाउ वुड इट वर्क एंड व्हाट अबाउट वेमेन एजुकेशन, इनका क्या किरदार होगा, बाकी जो चीज़ें हैं, अफगानिस्तान का फ्यूचर कैसे लगेगा, हाउ टू ब्रिंग पीस. अब इस बारे में डिबेट्स, मुल्ला उमर स्टार्टेड टू हैव दीज डिबेट्स विद ऑल ऑफ दीज मुल्लास. What happens is that the Kandaharis, who were the the Kandahari mullahs and also the Kandahari supporters of जो तालिबान की top leadership थी, the Kandahari, they actually in this meeting they nominate Mullah Umar as Amirul Mominin. अच्छा. And the mullahs that were there actually इस टाइम तक he wasn't Amirul Mominin. He wasn't Amirul Mominin. He was the head of the Taliban movement ठीक by है. now. So they nominate him as Amirul Mominin. The thing, it starts to float, and the next day what Mullah Umar does is कि पता नहीं आपको कंदाहार का पता है कि नहीं पता. कंदाहार was the capital of the modern अफगानिस्तान, जो कि आज की अफगानिस्तान स्टेट है. अहमद शाह अब्दाली से हम कहते हैं, अहमद शाह दुरानी अफगानी कहते हैं, और हम उसको अहमद शाह अब्दाली पंजाब से जो लोग हैं उसको उस नाम से पुकारते हैं. तो अहमद शाह अब्दाली और दुरानी का वहाँ पे मकबरा है, वन ऑफ द बिगेस्ट. ही वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न डे अफगानिस्तान, वेरी रिस्पेक्टेड किंग. और उसके साथ कंदाहार की ना ग्रैंड मॉस्क है, और वो उस ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल साथ, वो अब्दाली के ही मौज़ूलम के साथ, और वो ग्रैंड मॉस्क साथ ना एक जगह है जहाँ पे ना एक क्लोक है जो कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का क्लोक है. ठीक है. द लास्ट टाइम दिस क्लोक वॉज टेकन आउट इन अ पब्लिक गैदरिंग एंड शोन टू द पब्लिक वॉज 60 years ago. दिस टाइम, इस वक्त से 60 साल पहले इट वॉज टेकन आउट एंड शोन टू द पब्लिक. मुल्ला उमर कम्स on the rooftop of the mosque. He takes out the clock, he shows it to the public, he wears it around him, and then he lets it, हवा में उनको ना ज़रा सा उसको हिलने देता है. And people start chanting slogan Amirul Mominin, Amirul Mominin, Amirul Mominin, and he becomes the Amirul Mominin. और इस तरह अफगानिस्तान के सारे मुल्ला जो हैं वो मुल्ला उमर के हाथ पे बैत कर लेते हैं, मेकिंग हिम one Amirul Mominin, second Amir of Afghanistan. और ये Amirul Mominin बनना भी मुल्ला उमर के लिए, what it gave him is, why didn't he become just the president or this post? Why did he take the position? Because firstly, being Amirul Mominin, he can launch jihad against anyone he wants to, because in Islam Amirul Mominin is the only one who can actually जो कि जहाद को सियासत बेसिकली इस्लाम में रियासत करती है. हाँ. और रियासत को हेड करने वाला जो इस्लामिक लीडर है वो अमीरुल मोमिनीन है, जो खलीफा है, खलीफा वक्त, द लीडर ऑफ द मोमिन्स. अमीरुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों का लीडर. ठीक है. तो वो कर सकता है. एक तो उसको ये ताकत मिल गई. सेकेंडली, जितनी भी अफगान अपोजिशन है इस वक्त जो करंटली एग्जिस्ट कर रही है अफगानिस्तान में, वो सब तो अपने क्लैंस के हेड हैं, या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये हैं. अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है. सो नाउ ही डजंट हैव टू मीट हिज ऑपोजिशन ऑन द सेम ग्राउंड. ही इज अबव देम. And he becomes a religious leader. He becomes a religious leader. So yeah, so this was a political masterstroke that he played in 96, and this is before Kabul fell. Crazy. हाँ. अच्छा, और फिर 2001 में एक और स्टोरी सुनने में आती है, अगर आप हमें समझाएं. 2 स्टैचू थे बुद्धा के, और बहुत सारा पब्लिक प्रेशर था, दूसरे मुसलमान कंट्रियों का प्रेशर था कि ना तोड़ो, एंड देन ही ब्रेक्स देम. व्हाई डिड ही डू दैट, और क्या ये स्टोरी है? अच्छा, अब इसमें 1-2 चीज़ें हैं. एक तो जिस तरह तालिबान ने हज़ारा जात कहा जाता है, बामियान
के सूबे में ये 2 स्टैचूज़ हैं, सेंट्रल अफ़गानिस्तान में बामियान, डायकुंडी, इस तरह 3-4 सूबे हैं जहाँ पे हज़ारा पॉपुलेशन रहती है। हज़ारा को आप जानते ही होंगे, शिया हैं, प्रीडोमिनेटली दे आर शियाज। लुक्स उनकी लुक्स जो हैं ज़रा सेंट्रल एशियन से ज़्यादा मिलती हैं, डजन अफ़गानी बेसिक शक्ल की तरह की उनकी वो शक्ल नहीं है। तो अब यहाँ पे ये 2 स्टैचूज़ एग्जिस्ट करते थे। अब जब तालिबान ने इसको टेक ओवर किया, दैट वाज वेरी ब्रूटल द वे दे टुक ओवर। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लैंड्स भी ले ली और सब कुछ किया। तो अब ये होता है कि वहाँ पे ये जो 2 हैं जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी थे और हिस्ट्री का हिस्सा हैं, आई थिंक 600 BC में बने हैं या 400 BC में ये बनाए गए थे। तो एट दैट पॉइंट देयर 1400 ईयर्स ओल्ड। कंदाहार जो कल्चरल वो उसका है, वो हेरिटेज की नुमाइंदगी कर रहे थे वो। तो फर्स्टली तो एक तो क्योंकि दे वर वेरी हार्ड लाइन एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, सो दे actually the local mullahs and the Talibans of that who were the Taliban commanders there actually thought of और उनको देखते थे as shirk. Again, you need to understand कि तालिबान की जो bigger command है ना, they have not lived in big cities. They have never lived in big cities. They have fought these wars. They are from villages and areas. Most of them were born in refugee camps in Pakistan, trained near Quetta or near Peshawar in these areas, studied in these madrasas as well. They have never ever lived in big cities, so they don't know what life is in cities. मुल्ला उमर भी has he traveled the world? दुनिया देखी कुछ नहीं। No. मुल्ला उमर के बारे में यही तो सबसे बड़ा जो मुस्लिम वर्ल्ड को एक वो था कि he is not even he's someone who's kind of illiterate, not a scholar, doesn't have a world point of view, and he's Amirul Mo'minin. he's become Amirul Mo'minin. So that was one thing that the criticism. लेकिन वो लोकल कमांडर्स के ऊपर भी यही था। अब इसमें एक ना इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने उसको उसी वक्त गिरा दिया। भत्ता कि जब उन्होंने 3 साल पहले 2001 से पहले 98 में जब उन्होंने हज़ारा जात पे कब्ज़ा किया था या बामियान पे कब्ज़ा किया था, तालिबान ने उसी वक्त भी गिरा सकते थे अगर उसको शिरकी समझ रहे थे, बट दे डिसलाइक्ड इट फ्रॉम द स्टार्ट उसको। अब होता ये है कि 2001 में अर्ली 2001 में कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ UN के लोग जाते हैं टू बामियान टू विजिट दीज स्टैचूज़, और वो ऑफ़र करते हैं टू द लोकल लीडरशिप ऑफ द तालिबान कि हम आपको पैसे देंगे टू सेफगार्ड देम एंड ऑल्सो टू रिपेयर देम। और इस वक्त अब ये टाइम आ चुका है कि अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हुई हैं। सॉरी, एक और साइड से अब ये वो उसामा बिन लादेन वाला भी चल रहा है कि उसामा बिन लादेन ने वो यहाँ पे है, तो उसकी वजह से दोनों के बीच में अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे, दैट्स लेट 2001, बट अर्ली अमेरिका और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में एक टसल चल रही है बिफोर 9/11 के टू गिव अप उसामा बिन लादेन। अच्छा, उसामा इज नाउ इन, बिन लादेन इज इन अफगानिस्तान इस टाइम अब 2001 में ना। तो अब ये होता है कि जी उसके ऊपर ना अमेरिका ने सैंक्शंस लगा देते हैं और एक बहुत बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस अफगानिस्तान में चल रहा होता है। अब वो उनको ना पैसे ऑफर करते हैं कि हम तुम्हें ना ये जो 2 बुद्धा के स्टैचूज़ हैं इनको हम रिपेयर करने के लिए तुम्हें पैसे देंगे और उनको प्रोटेक्ट करने के पैसे देंगे। तो लोकल वहाँ के जो मुल्लाज होते हैं वो ये कहते हैं कि यार हमारे लोग भूख से मारे हैं, हमारे बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मारे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हम ये 2 बुतों के लिए तुमसे पैसे ले लें, तो तुम हमें पैसे दो उनके लिए। उनका लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम ये पैसे जो हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए देंगे। अगेन द लोकल लीडरशिप डजंट अंडरस्टैंड कि ये यूनेस्को है और ये UN है, तो इनकी जो फंडिंग होती है ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, द होल हायरार्की सिस्टम दे डोंट अंडरस्टैंड, सो दे गेट रियली ऑफेंडेड। द मैसेज रीचेस बैक टू मुल्ला उमर। वही होता है कि दे हैड दिस अगेन, वो डिसलाइक तो एग्जिस्ट करता ही था उनके बारे में, उन स्टैचूज़ के बारे में, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्या उनका मीनिंग था दुनिया के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, हमारे इलाके की हिस्ट्री के लिए। दे डिस्ट्रॉयड इट इवन दो पाकिस्तानीज 2 days before Pakistanis reached out to them and reached out to Mullah Umar directly asking him not to do it, but he went on, he didn't stop. अच्छा, जब ऐसी कोई चीज़ मुल्ला उमर करता था, और दिस विल ऑल्सो बी अ गुड सेगवे इनटू द बिन लादेन कॉन्वर्सेशन, जब वो पाकिस्तान या सऊदी अमेरिका भी जब ऐसे बोल्ड मूव्स करता था, तो आगे से अगर बनाने वाले वही थे तो गिराने वाले क्यों नहीं थे? मतलब उसको बनाने वाले तो वही तो इंडिजिनस मूवमेंट है ना, वो तो तालिबान तो उनकी वहीं की अफगान मूवमेंट है।
लेकिन वो सपोर्ट कोई करने leader वाले का- हैं, पाकिस्तान सपोर्ट करता, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया, सऊदीज ने भी सपोर्ट किया, इसकी कोई डराई नहीं है। हमने खुल के सपोर्ट किया है। बेनजीर भुट्टो ऑन रिकॉर्ड है कि जब रबानी ने मनीला में बेनजीर भुट्टो गई थी तो वहाँ पे जब मुझसे सवाल पूछा गया था, रबानी ने बड़ा कंप्लेन किया था कि जी तालिबान को, दिस इज़ 96 आई थिंक 96 के तालिबान को जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तानी मदरसे से तालिबान जो हैं वो वहाँ से जो बच्चे हैं वो तालिबान को आके ज्वाइन करते हैं। तो बेनजीर भुट्टो ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आई विल नॉट फाइट मिस्टर प्रेसिडेंट्स वॉर फॉर हिमसेल्फ, आई कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम क्रॉसिंग द बॉर्डर, आई कैन ओनली स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग बैक to Pakistan, but most of them have families here in Pakistan. So Benazir Bhutto is on record saying that कि भाई मैं तो उनको नहीं रोक सकती यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो हमने सपोर्ट किया है। अगेन सपोर्ट क्यों किया है? सपोर्ट का मतलब ये नहीं था कि हमने आउट ऑफ शॉक या आउट ऑफ मज़े के लिए उसको सपोर्ट किया है। देयर वर जेन्युइन रीजंस, there were genuine reasons. Saudis had their own reasons. We had our own reasons. We wanted a government in Afghanistan. Firstly, we wanted a government that could rule whole of Afghanistan, that could end the civil war. Firstly, secondly, we wanted a government that was pro-Pakistan. People that would actually be looking towards Pakistan and be helpful towards Pakistan. The Rabbani government was close to India. The Rabbani government was also close to Iran. That's the reason the Saudis didn't like them as well. The Iranis were supporting Rabbanis, तो इस वजह से the Saudis started to support Taliban. We started to support Taliban because of the same reasons. One was the Indian reason. The second were, again, the Northern Lines people were not very friendly with us. And especially they were very suspicious of our intelligence agency, ISI. So we had the best choice for us was to support the Taliban at that point of time. अच्छा, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से जब बिन लादेन है, अब लेट्स कट टू दैट टाइम लाइन जहाँ बिन लादेन आ गया है, देर हार्बरिंग बिन लादेन, और 9/11 भी हो चुका है। अब ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा होगा ना टू गिव अप द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड। तो बिन लादेन और मुल्ला उमर की क्या दोस्ती थी कि उसने कहा कि नहीं देता? अच्छा, ये भी थोड़ा सा पीछे जाता है। अच्छा, जी, अब 96 में आता है ना बिन लादेन, टू 94, 95, 96 आई थिंक, इसी टाइम में कहीं पे आता है। अभी तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं आई हुई जब बिन लादेन वापस आता है। मेजरली ही वॉज अंडर प्रोटेक्शन इन जलालाबाद, अंडर द जलालाबाद शूरा। जब वो फॉल की, तालिबान टुक ओवर जलालाबाद बिफोर टेकिंग ओवर काबुल। तो जब वो फॉल करती है तो ही एक्चुअली इज़ टेकन under protection by the Taliban for one of the reasons, the major reasons being, firstly he promised them funds, money. He was rich. उसका कोई $300 million का फॉर्चून था, जो बाद में सीज हो गया, उसी साल सीज हो गया था। अमेरिकियों ने उसके एसेट सीज कर लिए थे। तो वो उसके पास $300 million कहाँ से आए थे? बाप की इनहेरिटेंस। अच्छा, ठीक बहुत मतलब खानदानी पैसा था। हाँ, उसका बाप जो था वो बहुत अच्छा, वो तो मुझे पता है, बादशाह का। हाँ, बिन लादेन अभी भी आप मक्का जाएं तो वो जो क्लीनिंग जो हरम में हो रही होती है उसमें बिन लादेन लिखा होता है। खैर, हाँ, वो ही कंपनी है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी इन लोगों की। तो अच्छा, तो ये बिन लादेन वो इनहेरिटेंस मनी और ये सारा कुछ वेरी क्लोज टू द रॉयल फैमिली, द फैमिली बीइंग वेरी क्लोज टू द Saudi royal family as well. Firstly, he actually starts to give them this idea कि I will build the roads, especially. अच्छा, अब ये होता है कि after that he moves to Kandahar. The Taliban take him under protection and they move him to Kandahar. One of the reasons they move him to Kandahar was also the fact that because Pakistan had a certain kind of influence over Taliban, and Bin Laden was one of the guys who was actually, I don't know if I should say it or not, but Bin Laden was actually running jihadist training camps in Khost in Afghanistan. These jihadist training camps were training actually jihadis that were coming from Pakistan, from Punjab, even from Afghanistan, who were ready to go and fight in Kashmir. ठीक है। तो so that's the reason Bin Laden was being at this time being used by Pakistan as well, and Pakistan wanted him to get secured. At this point of time, US was not really at the back of Pakistanis to give up Bin Laden. So he was a good asset to cultivate as well. तो Bin Laden जो है वो पाकिस्तानीज जो हैं वो भी अपना एक इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, सेम आइडियोलॉजी भी है। These people have fought with Bin Laden, वो मुजाहिदीन की जंग में भी। So Bin Laden from Kandahar is moved to from Jalalabad is moved to Kandahar, which is the capital under Mullah Umar. He builds a house for Mullah Umar as well. He lives in a mansion, and then he actually starts talking with the Taliban leadership.
When he starts talking with the Taliban leadership, and he gives them, before Bin Laden comes, the Taliban leadership have had no idea of, universal or Islamic jihad around the world. वो domestic- वो domestic में थे अभी तक. And he starts floating these ideas of, international jihad and the Arab-Afghan jihad or इस तरह की बातें he starts talking to them. They get impressed by him as well. The relationship starts building up. And also, later on, in 99, the Taliban they had discussed the possibility with the US to give up Osama bin Laden in exchange for international recognition of the Taliban government. That didn't materialize. अच्छा, That सुनने kind एक of डील करने की कोशिश की थी later on in 99. तो वो that didn't materialize as well. अच्छा, इस टाइम पे पर्सनली आर मुल्ला उमर एंड उसामा बिन लादेन फ्रेंड्स, मतलब उनकी कितनी क्लोज No, रिलेशनशिप they're not like friends. Like ठीक you है. cannot say they're friends, but they're working टुगेदर? together, and they're helping each other out. कभी कोई मूवमेंट ऐसी थी अलकायदा, दी बिन लादेन ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान की अगेंस्ट ईच अदर? एक आपने अभी एग्जांपल दिया जैसे कि उन्होंने सोचा कि यार इसको हम गिव अप करते हैं. नहीं, अगेंस्ट ईच अदर तो नहीं थी. अलकायदा के जो इंटरनेशनल जहादीस थे वो ये उज़्बेक्स, अरब्स, नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग जो इंटरनेशनल जहादी उसके अंडर ऑपरेट कर रहे थे, अलकायदा के अंडर ऑपरेट कर रहे थे. दे हैड सपोर्टेड the Taliban in certain areas, in certain wars, in certain battles, जिसमें है I think मज़ार की बैटल, जो मज़ार की सेकेंड वॉर ऑफ मज़ार शरीफ थी, उसमें भी they were involved. उसके अलावा एक दो और भी हैं इस तरह की जो बैटल्स हैं, उसमें जो अलकायदा के लोग हैं they were involved with. मतलब साथ लड़े थे? हाँ, वो साथ लड़े थे. ठीक है. But again, because they were on the same side के मुल्ला उमर, Osama bin Laden, the ISI, all of them, were all interconnected. So that was the kind of a relationship that they had with each other. अच्छा, अब मुझे ये समझाएं कि 2001 में गुजर गया, एट नो पॉइंट देयर मस्ट बी प्रेशर अब हमारी गवर्नमेंट से भी या हम पाकिस्तानी मिलिट्री से कि यार दो में बिन लादेन. आई एम श्योर उस पॉइंट पे द यूएस बहुत फेमसली एक जॉर्ज बुश का इंटरव्यू है, आई थिंक उसमें वो मुल्ला उमर का भी नाम लेता है, लेकिन द आइडिया इज़ कि किसी पॉइंट पे तालिबान प्रेशर में आए टू गिव अप बिन लादेन. जिससे मैंने कहा कि वो एक चीज़ रिपोर्ट होती है कि दे ट्राई टू नेगोशिएट, दैट डिडंट मटेरियलाइज, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द तालिबान started to when the US actually उन्होंने ये किया कि उन्होंने तालिबान से मांगा, तब they didn't actually give up मुल्ला उमर. Again, what I have understood covering the Taliban in Afghanistan is when you put pressure on Taliban, वो कभी भी प्रेशर में सही रिएक्ट नहीं करते, वो उल्टा करेंगे. And that's how they reacted. And they have always reacted. मुल्ला उमर has done the same thing. वो बामियान वाला आपके सामने एग्जांपल है. ख़वातीन के स्कूल, जब वो काबुल आया, ख़वातीन के स्कूल के बंद करना, फिर मेडिकल में ख़वातीन को ना अलाउ करना, फिर थोड़े अरसे बाद अलाउ कर देना, इस तरह की बहुत एग्जांपल्स हैं. तो एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे साइटेड, उन्होंने वो पश्तून वली कोड का जो कि है कि अफ़गान और पश्तून कोड में ये है कि जो हमारे घर हमारा मेहमान आएगा और हमसे पनाह मांगेगा, हम उसको गिव अप नहीं करेंगे, वो हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है. तो उन्होंने दे कोटिंग दैट दे डिडंट गिव अप ओसामा बिन लादेन. अब मुझे एक और बात बताएं कि उस ज़माने में जब मुल्ला उमर का रूल था इन अफ़गानिस्तान कैसा था फॉर द पीपल लिविंग देयर? अच्छा, जो प्रॉपरली 98 से ऑनवर्ड्स दे काइंड ऑफ रूल्ड 90%, 95% ऑफ द कंट्री. अभी अहमद शाह मसूद पंजशीर में अभी भी है. पंजशीर दे वर नॉट एबल टू टेक ओवर पंजशीर तालिबान. अब जब ये अगेन व्हेन दे एंटर इनटू काबुल, the best way to explain is what happened in Kabul. When they enter into Kabul, the commanders or the shura, the Kabul shura that was made, that was actually appointed by Mullah Umar, that Kabul shura didn't have a single member that had ever lived in Kabul or was from Kabul. Two of those people who were part of those shura, that shura, had never even visited Kabul. So they didn't even know what it was to live in a big city like Kabul.
काबुल एक ह्यूज सिटी है, बिल्कुल। इट्स अ वेरी डिवाइडेड सिटी एज वेल, डिवाइडेड इन टर्म्स कि वहाँ पे बहुत सी एथनिसिटीज़, डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं। वहाँ पे ताजिक भी रहते हैं, वहाँ पश्तून भी रहते हैं, वहाँ ज़ारा भी रहते हैं, वहाँ उज़्बेक भी रहते हैं, उस टाइम पे वहाँ हिंदू भी रहते थे, उस टाइम पे वहाँ सिख भी रहते थे, उस टाइम पे मल्टीकल्चरल रहते थे, ठीक है, वो ज्यूज़ भी वहाँ पे रहते थे, और दे वर द वंस हु वर रनिंग करेंसी मार्केट्स और ये सारा कुछ वहाँ पे रन कर रहे थे, हिंदू, सिख्स और ज्यूज़, ये सब वहाँ पे रहते हैं। और दे कम इन विद दिस हार्ड लाइन इस्लामिक आइडियोलॉजी टू शट डाउन एवरीथिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उनकी ख़वातीन के ऊपर वो थी रिस्ट्रिक्शंस थी जो उन्होंने इम्पोज की, बेसिकली उनका मानना ये था कि ख़वातीन का काम सिर्फ़ और सिर्फ घर बैठना है और घर बैठ के पढ़ना है और घर बैठ के बच्चे पालना है और घर चलाना है। तालीम से ख़वातीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दे क्लोज डाउन ऑल स्कूल्स, all the education, they school for women. They closed down, they asked all women to not work in Kabul. No women was allowed to work. What happened was कि उससे वो तो बंद हो गए, जो बच्चों के स्कूल थे वो तो बंद हो गए, लेकिन जो 60% टीचर्स थी वो फीमेल थी, मेल स्कूल्स की भी वो भी बंद हो गए सारे स्कूल्स। क्यों? औरतें काम नहीं कर सकती? औरतें काम नहीं कर सकती। टीवीज़ उन्होंने बंद कर दिए। द फर्स्ट डे दे वॉक्ड इनटू काबुल, दे चेंज द नेम ऑफ रेडियो काबुल टू रेडियो शरिया। Then they made this police called which is Vice and Virtue. The police, Maulvi Kalamuddin उसके head थे. I have met Maulvi Kalamuddin. अच्छा। Once in Kabul मैंने उनका इंटरव्यू किया था back in the time before. तो वाइस एंड वर्च्यू करता क्या था? वाइस एंड वर्च्यू ये करता था कि वाइस एंड वर्च्यू रोड पे एक पुलिस कुछ यंग लोगों को उन्होंने हायर किया, समथिंग अराउंड 1500-2000 लोग थे काबुल के अंदर, जो कि वाइस एंड वर्च्यू के यूनिफॉर्म पहन के रोड पे जाते थे और लोगों को कहते थे कि किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। स्पेशली जैसे मर्द हैं तो अगर उनकी बड़ी लंबी दाढ़ी नहीं है और अगर उन्होंने जीन्स या शर्ट पहनी हुई है तो ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर औरत है तो उन्होंने प्रॉपर। आप जब मिले मैं कलामुद्दीन से बाद में मिला हूँ। अच्छा। और मैं जीन्स या शर्ट में मिला हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था। अच्छा चलिए, मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उन्होंने कहा था कि मैंने आई हैव लेफ्ट तालिबान, और वो गलती होगी नहीं, वो रिकंसाइल करके जो रिकंसिलेशन अमेरिकन ने की थी उसके बाद करके काबुल में रह रहा था, अपने काबुल वाले घर में ही रह रहा था वो। अच्छा। और ही वाज रनिंग हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेती थी। द तालिबान बैंड ऑल पॉलिटिकल इवेंट्स, दे बैंड ऑल स्पोर्ट्स, दे बैंड फुटबॉल, दे बैंड चेस, इवन चेस में क्या खराबी? बस उनको नहीं पसंद थी। चले, हाँ। वक्त ज़ाया होता है। अभी भी आप मुल्ला से पूछेंगे ना यहाँ पे मस्जिद मसाजिद जाके, तो वो अगर आपको कुछ कहते हैं ना, अगर आपको कोई एग्जांपल देंगे तो क्या कि स्पोर्ट्स जो है ये वक्त का ज़ाया करती है, तो वो आपको कहेंगे क्रिकेट और चेस और शतरंज। मुझे आज तक समझ नहीं है कि क्या शतरंज से मसला है मुल्लास को, लेकिन काइंड ऑफ सेम आइडियोलॉजी है, तो मुझे लगता है कि वो उसी वजह से करते हैं। तो एक इन्होंने ये भी इस पे भी पाबंदी लगा दी, स्पोर्ट्स पे भी सबसे जो मेजर पाबंदी लगाई उन्होंने काइट फ्लाइंग पे पाबंदी लगा दी। काइट फ्लाइंग इज़ वन ऑफ जो काबुल में बहुत ज़्यादा होती है, उस पर उन्होंने काइट रनर बड़ी मशहूर किताब भी है। हाँ, किताब भी है, तो उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस बहुत उन्होंने मेजर इम्पोज की थी। अब अफ़गानिस्तान 40 साल से, उस वक्त 20 साल से जंग में था। अब 20 साल से जंग में होने की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा इकॉनमी या बहुत ज़्यादा जो वो रन हो रहा था बेसिकली इंटरनेशनल एड के साथ। इसकी वजह से इंटरनेशनल एड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि ख़वातीन की एजुकेशन जब आपने पाबंदी लगाई, इन सब चीज़ें की, तो उसकी वजह से एक डीपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। एक चीज़ जो उसके बेहतर हुई, जो कि बाद में उन्होंने फिर बैन कर दी, बस उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन को कुछ नहीं कहा इनिशियली, और इनिशियल ईयर्स ऑफ तालिबान में जो पॉपी उगाई जाती थी विद इन 1.5 ईयर उसकी कास्ट जो है वो डबल हो गई थी अफ़गानिस्तान में। और जो पॉपी से बनता क्या? हीरोइन। लेकिन उन्होंने हशीश पे पाबंदी लगा दी थी, चर्च पे, क्योंकि उनका कहना है, तालिबान का मानना ये था कि पॉपी जो हीरोइन है वो तो काफिर गोरे इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होती, चर्च हमारे यहाँ लोग पीते हैं, तो इसलिए इस पे पाबंदी है। अच्छा। और काफिर पी सकता है। अच्छा। क्योंकि वो अगेन जो उनसे सवाल उस वक्त सहाफ़ियों ने बहुत से सहाफ़ियों ने किया, वो यही था कि अगर आप एक इस्लामिक मूवमेंट है, तो इस्लाम में तो नशावर चीज़ को उगाना, खाना या पीना या बेचना सब कुछ मना है, तो आप ये क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो उनका आगे से आर्गूमेंट ये था कि बेसिकली हेरोइन तो नहीं पीते हम, हेरोइन तो हम तो नहीं पीते, तो वो तो काफिर पीते हैं, गोरे लेके जाते हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी एक उन्होंने वो ह्यूमैनिटेरियन का आर्गूमेंट था कि जी अभी जंग ख़त्म हुई है, तो अभी हम अगर वो पॉपी फील्ड को ख़त्म करेंगे तो
लोगों को क्या खाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो किस तरह करेंगे, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी थी पॉपीज़ पे। जब ये ड्रग ट्रेड हो रही थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अमेरिका को इस ड्रग ट्रेड का हिस्सा बनना था। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? ये जो हेरोइन और इस तरह का कुछ, इस तरह नहीं है। ड्रग ट्रेड का हिस्सा तो उस वक्त, अच्छा ये जो तालिबान पावर में आए हैं ना, तो उसके बाद क्योंकि अगेन थोड़ा सा पैसिफाई हो गया अफगानिस्तान, थोड़ा सिविल वॉर ख़त्म हो गई। सिविल वॉर ख़त्म होने की वजह से हुआ ये कि रास्ते खुल गए, रोड्स खुल गए, ट्रेड पॉसिबल हो गई। तो पॉपी जो है वो काइंड ऑफ हेरोइन जो है वो सप्लाई होना शुरू हो गई क्रॉस। इससे पहले जो अकलौता तरीका था पॉपी को सप्लाई करने का या करने का, वो थ्रू पाकिस्तान मेजरली जाती थी और हमारे बॉर्डर एरिया पे भी बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी। और वो अमेरिका ने उस पर एक ब्लाइंड आई टर्न की थी, और अमेरिका ने ही उस चीज़ को थोड़ा सा, CIA भी इसमें इन्वॉल्व थी इनिशियल ईयर्स के, यहाँ पे पॉपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो फंड कर सके मुजाहिदीन को उसके थ्रू। अगेन वो बहुत सी फंडिंग वहाँ से आई। अगर आप नंबर्स देखें तो अंटिल 1979 पाकिस्तान में एक भी रिपोर्टेड हीरोइन एडिक्ट नहीं था। बाय मिड 85 पाकिस्तान में 6 लाख थे। बाय 1999 पाकिस्तान में 3 मिलियन थे हेरोइन एडिक्ट, 30 लाख हेरोइन एडिक्ट्स थे। और ये वही CIA की एक रास्ता एक बनाया हुआ था उन्होंने कि जी पैसा इकट्ठा करके जो कि मुजाहिदीन को दिया जाए सोवियत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए। लेकिन जब ये हुआ तो बेसिकली वो पॉपी की जो कल्टीवेशन थी वो फैल गई। इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ भी फैली, रूट्स खुलने की वजह से उज़्बेकिस्तान में जाना शुरू हो गई और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाना शुरू हो गई। और फिर रशियन माफिया इन्वॉल्व हो गया इसके लिए, इस ट्रेड के अंदर। वो परचेज़ करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे टूवर्ड्स यूरोप। तो वो उससे ये ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा बढ़ गई अंडर तालिबान। फिर बाद में इसी वजह से उन्होंने उस पर पाबंदी भी लगा दी थी। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द डेथ ऑफ मुल्ला उमर, क्योंकि वो भी एक पूरा चैप्टर है इस कहानी का, एक मैं करंट अफगानिस्तान पर अगर आपको लेके जाऊँ, हम अभी ऑफर भी ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि मुल्ला उमर ने एक प्रेसिडेंट सेट किया, फाउंडर था तालिबान का, अमीरुल मोमिनीन था, और उसी के नाम पे आज तालिबान वापस रूल करती है अफगानिस्तान में। अब उसने कह दिया कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, उसने कह दिया कि टीवी हराम है, उसने कह दिया जो भी उसने कहा, ठीक है, कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, वैसे भी नहीं करना। अब एक मिशन है जो उनका फाउंडर तो है, आप जो भी कह लें मुल्ला उमर ही है, उसके वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, उसकी आइडियोलॉजी को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उसी से तो तालिबान बनी है। तो प्रोग्रेशन कैसे आएगी? अगर आप तालिबान हैं और आप कह रहे हैं कि यार मैं अब एक एवोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, प्रोग्रेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो आप कभी ये तो नहीं कह सकते ना कि यार हमारा जो फाउंडर था, हमारा जो अमीरुल मोमिनीन था, वो गलत कहता था, लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए है, या टीवी ठीक है, या जो भी उसके बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो अब अफगानिस्तान और ये तालिबान क्या करेंगे? क्योंकि मैं ये बस सोच रहा था, आपसे अभी ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहा था कि जब बुनियाद ही वो है, जब फाउंडर ही वो है, जब हीरो ही वो है, तो फ्यूचर में क्या करेंगे? यही तो बेसिक वजह है कि तालिबान जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। आप आज भी अफगानिस्तान में देखें, चलो टीवी स्टेशंस तो खुल गए हैं, टीवी स्टेशंस तो हैं, लेकिन टीवी पे कोई म्यूज़िक या कोई इस तरह की चीज़ तो अलाउड नहीं है वहाँ पे भी अभी। टीवी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ और उसके लिए ही है जहाँ पे है। उसके अलावा कोई उन्होंने स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लिया है मॉडर्नाइज होकर, लेकिन उन्होंने और चीज़ों को उस तरह एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया। ख़वातीन के एजुकेशन को वो आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। उनके एंड ऑफ द फर्स्ट तालिबान जो रजीम थी, तब तक उन्होंने आके दे हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हम 6th क्लास तक बच्चों को पढ़ने के लिए हमने एक सिस्टम बना लिया है। आज भी वो वहाँ तक अब जब रिसेंटली अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ 6ठी क्लास तक वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं तालीम हासिल कर सकती हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, आपने सब पे पाबंदी लगा दी है। पाबंदियाँ तो वो आज तक हैं। वाइस एंड वर्च्यू काबुल में अभी भी है, एक नया ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन जो थी अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट, उसके अंदर उन्होंने वाइस एंड वर्च्यू का तो एक मुल्क प्रोग्रेस कैसे करेगा? आप कह रहे हैं कि वहाँ पे यही तो अफगानिस्तान का डिलेमा है इस वक्त करंटली, कि अंडर तालिबान नाउ तालिबान हैज़ बीन आफ्टर 40 years तालिबान हैव बीन एबल टू finally after taking over Afghanistan have finally been able to end the war। हाँ, और जिहाद ये शायद अच्छे लड़ते थे जब तक इनके पास कोई एनिमी था ना, अमेरिका था, पाकिस्तान था, जो भी आपने इसको एनिमी बना ले, या बाकी वॉरलॉर्ड से। अब तो जंग ख़त्म हो गई, अब तो आपकी ये रियासत, अब क्या करोगे? अच्छा, अब यही है ना, अब यहाँ से इनको आगे मूव करने के लिए यहाँ से प्रोग्रेस करना पड़ेगा, यहाँ से इनको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ हद तक तब्दील करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा।
बेशक ये अपने इस्लामिक अटायर के अंदर रहें जो कि समझते हैं कि बेहतर अटायर है, तो उनके पास भी हक है कि वो अपना अगेन बिल्कुल, पीपल of course, उनके पास भी हक है वो अपना चूज़ करें, लेकिन एट द सेम टाइम टू प्रोग्रेस दे विल हैव टू अडॉप्ट टू द वर्ल्ड, टू द मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड, और उसके लिए उनको इन मेजर चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और उसके लिए इनको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? उनको उसके लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए इंटरनेशनल एंगेजमेंट। इंटरनेशनल एंगेजमेंट तब तक नहीं आएगी जब तक आप ये जो ख़वातीन पे आपकी डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको ख़त्म नहीं करेंगे। सऊदी अरब ने भी ख़वातीन पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं, लेकिन वो ये नहीं थे कि आप ख़वातीन पढ़ ही नहीं सकती, उनके बेसिक राइट्स उनसे नहीं छीने थे। चलो ये कि ड्राइविंग नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, जो कि गलत है फिर भी, लेकिन बेसिक राइट्स उनके पास थे एटलीस्ट, कि अगर एक खातून अपने घर से निकलती है और एक घर से सर्टेन एरिया से दूर जाती है, जो कि आई थिंक फ्यू किलोमीटर से दूर जाती है, तो उसको अपने साथ एक मेल महरम को लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो कानून है ये काम नहीं कर सकता। बेसिकली मॉडर्न वर्ल्ड में आप अपने 50% 60% पॉपुलेशन को घर नहीं बिठा सकते। और वही अगेन आई वाज सेइंग कि इंटरनेशनल रिकग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तालिबान को इस वक्त चाहिए टू मूव फॉरवर्ड। वो हासिल करने के लिए उनको इन चीज़ों पे बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि अब लगता है कि दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ एज वेल। Initially when the Taliban came in, we saw the fact that the Taliban leadership that was engaging with the world and the one who were in Qatar as well, the ones who were in Qatar as well, were kind of a bit forward-looking Taliban. The old school Taliban gave them 1 year and a half until 2022, end of 2022, जब तक हमने देखा कि कोई इस तरह की मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई, फर्स्ट एनिवर्सरी तक नहीं आई थी, उसके फ़ौरन बाद आई थी। तो पहले उन्होंने बुर्का वो लगाई कि औरत को चादर में होना चाहिए, और ये वो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इम्पोज की। तो व्हाट like I have been able to understand, or like many other journalists who cover Afghanistan understand, is the fact that after 1 year they tried to not impose these restrictions and to engage with the international community. And the international community, when didn't engage with them in a very positive way, they actually they got offended, and they actually thought that we should actually run it the way we want to run it. And the other reason is they also have to उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी कुछ ना कुछ तो देना है ना। अपने सपोर्टर्स को किस बात से उन्होंने जंग लड़वाई थी? इसी बात से लड़वाई थी ना कि हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, औरतें ये फांसी हो रही है, ये हो रहा है, ये हम इस्लाम का निफाज करेंगे, जो कि अमेरिकन बैड गवर्नमेंट है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये शरिया के ख़िलाफ़ है, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहती है, डेमोक्रेसी सेल्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ एक चीज़ है। और अगर आप वही सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके सपोर्टर्स कहाँ जाएंगे? तो अब उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी जवाब दे होना है। तो इस वजह से उनके लिए इस तरह चलते हुए प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। डू दे हैव एनी प्लान्स? मिसाल के तौर पे अलकायदा की विजन और तालिबान की विजन में फ़र्क ये था, एक थी डोमेस्टिक और एक थी इंटरनेशनल, राइट? अगर इसको हम थोड़े आसान तरीके से डिवाइड करें, तालिबान क्योंकि जिहादी बाय नेचर हैं, एंड इनफैक्ट आप आर्ग्यू कर सकते हैं काफ़ी अच्छी जिहाद तो अच्छी लड़ते हैं ना, जो भी आप कह लें, जैसी भी उनकी चीज़ें हैं, दे सीम टू विन, राइट? सोवियट्स भी आ गए और चले गए, और अमेरिका भी आगे चला गया, हमने भी मार खा ली। तो इनकी कोई इंटरनेशनल एम्बिशंस हैं या नहीं? इनके अपने तो पर्सनल इंटरनेशनल मिशंस नज़र नहीं आते। फर्स्टली जब हमने पिछली इनकी हुकूमत जो थी, मुल्ला उमर के अंडर जो हुकूमत थी, उसमें हमने देखा कि उन्होंने दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स अलकायदा, उसको ऑपरेट करने दिया, ताकि उसको कुछ हद तक सपोर्ट भी किया। जब अमरीकियों ने उसको मांगा मुल्ला उमर को, उसको नहीं दिया, ओसामा बिन लादेन को उसको नहीं दिया, तो वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया, खुद किया नहीं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल करी है उसको सपोर्ट किया। अभी हम करंटली देख रहे हैं कि करंटली वो ये कर रहे हैं, करंटली वो पाकिस्तान तालिबान को वहाँ पे हार्बर भी कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, वो समथिंग अराउंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी तालिबान जो फाइटर्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान की बहुत अरसे से डिमांड है उनको कि वो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कैरी आउट कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर, और तालिबान जो हैं उन पर क्रैकडाउन नहीं करते, उनको रीसेटल करने की कोशिश नहीं करते, या फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करते, या फिर हमें एक्सेस नहीं देते कि हम उनके ख़िलाफ़ उन एरियाज़ पे जाके ऑपरेशन करें। अगर हम कोई स्ट्राइक्स करते हैं तो उसके ऊपर वो रिटेलिएट करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी उन्होंने सपोर्ट किया, अब वो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन
वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो सेम आइडियोलॉजी है, यही पाकिस्तानी तालिबान उनके साथ थे इन वज़ीरिस्तान व्हेन दे वर इन हाइडिंग इन जब अमरीकी वहाँ पे थे तो दे वर हाइडिंग इन वज़ीरिस्तान, क्लोज कोलैबोरेशन थी में थे। इन्होंने इन्हीं पाकिस्तानी तालिबान के साथ जंग में भी हिस्सा लिया है जब उनको ज़रूरत थी अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की। तो अब ये कैसे इनकी आपस में शादियाँ भी हुई हैं, ताल्लुकात रिलेशंस भी हैं, तो अभी कैसे एक दूसरे से अलग हों, लेकिन दे टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये है कि वो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोई इस तरह के मकासद उनके नहीं नज़र आते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम अमरीका बजाय कब। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मतलब देर वो अपना एक इलाका चलाना चाह रहे हैं, which is their right I guess। और साथ उस पे जो कि उनका हमेशा से पश्तून का एक रहा है कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसको नहीं मानते और कहते हैं कि जी ये केपी का जितना पश्तून बेल्ट है सारी की सारी अफगानिस्तान का हिस्सा है, तो वो दे एक्चुअली बिलीव इन दैट एज वेल, तो विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। हमारे तो बड़े मसले हैं हर जगह, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। हर इलाका किसी और का है तो हमारा क्या है? हमारा क्या है, बस यही मसला है हमारा। हमारा वैसे खैर अभी है ये भी एक सवाल है, लेकिन चले वो मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा एंड देन आई लेट यू गो। अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस अदर स्टफ एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि जी मुल्ला उमर कराची में 2013 में मरे। मुल्ला उमर, वाइट हाउस कहता है कि कोई आइडिया नहीं है, कोई एक जर्नलिस्ट थी, एक आई गॉट द नेम हियर, बेटी डैम आई डोंट नो, बेट डैम, जिनने कहा कि जी एक यूएस बेस के बिल्कुल साथ अफगानिस्तान में वो रह रहे थे। कैसे हो सकता है कि अगेन मैं आपको दूसरी दफ़ा बुला रहा हूँ दो हफ्तों पे, और जो दो बिगेस्ट मोस्ट नोटोरियस किसी को नहीं पता कि एटलीस्ट बिन लादेन की एक मतलब काफ़ी हद तक एक स्टोरी है, वो अब कितना उसमें डिफरेंसेस है, इसमें तो ये नहीं पता कि मरा है, कहाँ मरा है। कोई मैंने रिपोर्ट देखी पिंडी की भी नाम हुआ है, किसी ने कराची का नाम लिया हुआ है, ऑब्वियसली ये यूएस की बात हो रही है। कैसे हो सकता है कि द लीडर ऑफ द तालिबान, इस पे भी $10 मिलियन की बाउंड्री थी शायद, का कोई पता नहीं है किधर गया, कब मरा, क्या हुआ? अच्छा, बेटी डैम जो है वो शी इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, हैज़ वर्कड इन अफगानिस्तान, आई मेट हर देयर एज वेल, और वो शी कम्स टू पाकिस्तान एज वेल, कवर्ड द तालिबान, कवर्ड इंसर्जेंसी फॉर वेरी लॉन्ग, बहुत देर से वो कवर कर रही हैं अफगानिस्तान की इंसर्जेंसी। तो बेसिकली जो अफ़गान गवर्नमेंट और जो यूएस कहता है वो ये कहता है कि तालिबान जो था, मुल्ला उमर जो था, आफ्टर फॉल ऑफ कंदाहार कोयटा भाग गया था। ठीक है, 2001 में, जब 2001 के एंड में जब कंदाहार पे भी इन्होंने कब्ज़ा किया अमेरिका 2001-2002 के बीच में, तो इन्होंने वो कोयटा भाग गया था। तालिबान ये नहीं मानते, तालिबान ने हमेशा इस बात को डिनाई किया। तालिबान ने हमेशा ये कहा है कि मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था। मुल्ला उमारी ना एक वन ऑफ द टॉप 5 तालिबान जो है ना उनमें से एक है। ही वॉज पार्ट ऑफ द दोहा पॉलिटिकल ऑफिस एज वेल, जो तालिबान का था। वो मुल्ला उमर के साथ रहा है। ही वॉज वेरी क्लोज टू मुल्ला उमर एंड ही स्टेड विद मुल्ला उमर आफ्टर द फॉल। और वो भी ये क्लेम करता है कि मुल्ला उमर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद था। हत्ता कि मेजॉरिटी ऑफ द तालिबान लीडरशिप जब गवर्नमेंट फॉल हुई तो वो क्रॉस करके पाकिस्तान में आ चुके हुए थे, और पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट जो कि अगेन नो मैंस लैंड थी उसके अंदर उन्होंने पनाह ले ली हुई थी, और यहाँ पे ही वो उनकी फैमिलीज़ भी उन्होंने यहीं पे रीसेटल कर ली हुई थी। लेकिन वो ये जो तालिबान है वो हमेशा ये कहते रहे कि मुल्ला उमर जो था वो अफ़गानिस्तान में ही रहा है। जो बेटी डैम कहती है वो ये कहती हैं कि वो ज़ाबुल में एक यूएस बेस है, उसके साथ एक गांव में वो एक छोटे से घर में उसने मोस्ट ऑफ हिज टाइम, लास्ट जो पीरियड है उसका 5-6 साल उसने वहाँ पे गुजारे हैं। और अमेरिकियों के इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, मतलब हाइडिंग इन प्लेन साइड जो बिन लादेन ने अपेरेंटली काकुल अकेडमी में किया। और दूसरी चीज़ ये कि तो गेम ये है जो है अब जो मुझे समझ आती है कि अमेरिकियों को क्यों नहीं, वाई दे वर नॉट एबल टू locate Mullah Umar. Again, Mullah Umar, being the leader of the Taliban, he had distanced himself from day-to-day politics. वो orders इस तरह भेजता नहीं था, यानी कि हर चीज़ को या हर ऑपरेशन को, हर चीज़ को वो लीड खुद नहीं कर रहा होता था। ठीक है, he had a shura and the whole shura was working. इसी वजह से he was killed he died in 2013. The Afghan forces, the Afghan government and NDS जो अफगान उस वक्त एजेंसी थी, वो और तालिबान दोनों ने 2015 में इसकी डेथ को अनाउंस किया। तो 13 से लेके 15 तक
effectively तालिबान के पास कोई सुप्रीम लीडर नहीं था. किसी को But ये they पता were ही नहीं था. split. They were still operating and they were still operating quite well because जो institutional structure बन चुका हुआ था वो इतना अच्छा था, इतना वो था कि मुल्ला उमर को हर जगह पे intervene करने की ज़रूरत नहीं थी. He was the one who would give directions, but he was not the one who was actually, you know, involved in petty business. And people would go and again then they say कि वो हुआ ऐसे कि फिर वो लोग जाते थे physically, they would meet him and it was a very rural area, तो वहाँ पे और ऊपर से American base साथ थी and the American intelligence and NDS always were looking towards Pakistan, and NDS from the start and the Afghan government जो कि American backed Afghan government had blamed Pakistan and had actually used as Pakistan as a scapegoat, saying कि जी so जो कुछ है वो पाकिस्तान से हो रहा है, मुल्ला उमर भी वहाँ पे है, उसामा बिन लादेन वहाँ पे, अगेन आफ्टर डेथ ऑफ उसामा बिन लादेन फिर ये हो गया कि फिर वो और बात कि वो भी इधर ही होगा. तो एंड द रीज़न आई बिलीव कि मुल्ला उमर why he didn't come to Pakistan was also the fact कि he wanted to prove the fact कि firstly he is not a Pakistani puppet. Secondly, he had a certain kind of distrust with the Pakistanis as well. Because what happened was the way Pakistan switched in 2001 and double game की and then Pakistan used its own trust, कभी इस लीडर को पकड़ लिया, कभी इस लीडर को यहाँ से पकड़ लिया और फिर उसको अमेरिका के हवाले कर दिया, कभी उसको टॉक्स के लिए छुड़वा लिया. तो मुल्ला उमर didn't want to get involved in all of this. Again, he thought of himself, and the Taliban also thought of him being their supreme leader. So they didn't want him to be, you know, in that position that he is in Pakistan, which he becomes a negotiating chip. लेकिन सर मैंने आपके साथ दूसरी ये पॉडकास्ट ख़त्म कर रहे हैं इसी टॉपिक पे. जनरल लोधी एक हैं, ही वाज ऑन द पॉडकास्ट. उनसे जब मैंने पूछा यही काकूल एकेडमी वाली बात, तो उन्होंने कहा यार मैं बचपन में छुपन छुपाई खेलता था, तो जब बच्चा ढूंढने जाता था ना तो मैं उधर ही जाके छुप जाता था जहाँ उसने ना गिनती की होती. मुझे ये समझ आ रही है कि अगर आप मोस्ट वांटेड बंदे हैं ना दुनिया में, तो बस साथ ही जाके कैंप के जगह बना लो तो कभी नहीं पकड़े जाओगे. ना मुल्ला उमर पकड़ा गया, ना बिन लादेन पकड़ा गया, साथ साथ जाके बैठ जाओ और बस यही जिंदगी है. स्टोरी ये कि कभी जुर्म करो तो थाने के सामने वाला किराए पे, बस ये तरीका है. ये मुझे समझ आई इस पॉडकास्ट से. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला. इंशाल्लाह आपको अनकरीब वापस बुलाएंगे. थैंक यू guys for watching. Thank you. If you guys enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.